मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। बाल पॉइंट होंठों में दबाए वो सोच में पड़ गई। फिर एक लंबा सांस लेते हुए कुदरे बेबसी से मुस्कुराई। बहुत मुश्किल है उस सवाल का जवाब देना। क्यों मुश्किल है? जो ये ने उससे पूछा। क्योंकि मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं और हर ख्वाहिश ही मेरे लिए बहुत अहम है। उसने सिर झटकते हुए कहा। वो दोनों ऑडिटोरियम के आखिरी हिस्से में दीवार के साथ जमीन पर टेक लगाए बैठी थीं। FSC क्लासेस में आज उनका 8वां दिन था और इस वक्त वो दोनों फरी परेड में ऑडिटोरियम के आखिरी हिस्से में आकर बैठ गई थीं। नमकीन मूंगफली के दानों को एक एक करके खाते हुए जो ये ने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है इमामा? इमामा ने कुदरे हैरानी से उसे देखा और सोच में पड़ गई। पहले तुम बताओ, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल कर दिया। पहले मैंने पूछा है, तुम्हें पहले जवाब देना चाहिए। जो ये ने गर्दन हिलाई। अच्छा, ठीक है, मुझे और सोचने दो। इमामा ने फौर हार मानते हुए कहा। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश। वो बड़बड़ाई। एक ख्वाहिश तो ये है कि मेरी जिंदगी बहुत लंबी हो। उसने कहा। क्यों? जवेरिया हंसी। बस 50-60 साल की जिंदगी मुझे बड़ी छोटी लगती है। कम से कम 100 साल तो मिलने चाहिए इंसान को दुनिया में। और फिर मैं इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। अगर जल्दी मर जाऊंगी तो फिर मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी। उसने मूंगफली का एक दाना मुना में डालते हुए कहा। अच्छा, और ज्वीरिया ने कहा, और ये कि मैं मलक की सबसे बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे अच्छी आई स्पेशलिस्ट। मैं चाहती हूँ जब पाकिस्तान में आई सर्जरी की तारीख लिखी जाए तो उसमें मेरा नाम टॉप ऑफ द लिस्ट हो। उसने मुस्कुराते हुए आसमान को देखा। अच्छा, और अगर कभी तुम डॉक्टर न बन सकें तो? जवीरिया ने कहा। आखिर ये मेरिट और किस्मत की बात है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरिट पर हर सूरत आऊंगी। फिर मेरे वालिदीन के पास इतना पैसा है कि मैं अगर यहाँ किसी मेडिकल कॉलेज में ना जा सकी तो वो मुझे बैरून मुल्क भिजवा देंगे। फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि तुम डॉक्टर ना बन सको तो? हो ही नहीं सकता। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मैं इस प्रोफेशन के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। ये मेरा ख्वाब है और ख्वाबों को भला कैसे छोड़ा या भलाया जा सकता है? इम्पॉसिबल। इमामा ने कतई अंदाज में सर हिलाते हुए हथेली पर रखे हुए दानों में से एक और दाना मुना में डाला। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं हो सकता। कभी भी कुछ भी हो सकता है। फर्ज करो कि तुम डॉक्टर नहीं बन पाते तो फिर तुम क्या करोगी? कैसे रिएक्ट करोगी? इमामा अब सोच में पड़ गई। पहले तो मैं बहुत रोऊंगी, बहुत ही ज्यादा, कई दिन, और फिर मैं मर जाऊंगी। जो यार ये बेअख्तियार नहीं। और अभी कुछ देर पहले तो तुम कह रही थी कि तुम लंबी जिंदगी चाहती हो, और अभी तुम कह रही हो कि तुम मर जाओगी। हाँ, तो फिर जिंदा रहकर क्या करूंगी? सारे प्लान्स ही मेरे मेडिकल के हवाले से हैं, और ये चीज जिंदगी से निकल गई तो फिर बाकी रहेगा क्या? यानी तुम्हारी एक बड़ी ख्वाहिश दूसरी बड़ी ख्वाहिश को खत्म कर देगी? तुम यही समझ लो। तो फिर उसका मतलब तो यही हुआ कि तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश डॉक्टर बनना है, लंबी जिंदगी पाना नहीं। तुम कह सकती हो। अच्छा, अगर तुम डॉक्टर न बन सकें तो फिर मरोगी कैसे? खुदकशी करोगी या तभी मौत? जवीरिया ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। तभी मौत ही मरूंगी, खुदकशी तो कर ही नहीं सकती। इमामा ने लापरवाही से कहा। और अगर तुम्हें तभी मौत आ ना सकी तो? मेरा मतलब है जल्द ना आई तो फिर तो तुम डॉक्टर न बनने के बावजूद भी लंबी जिंदगी गुजारोगी। नहीं, मुझे पता है कि अगर मैं डॉक्टर न बनी तो फिर बहुत जल्द मर जाऊंगी। मुझे इत्नाद होगा कि मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकूंगी। वो यकीन के साथ बोली। अदारत ये रही, तुम जिस कदर खुश मिजाजन हो, मैं कभी यकीन नहीं कर सकती कि तुम कभी इतनी दुखी हो सकती हो कि रो रो कर मर जाओ, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकें। लकफनी। जो ये ने इस बार इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम अब मेरी बात छोड़ो, अपनी बात करो। तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इमामा ने मौजू बदलते हुए कहा। रहने दो। क्यों रहने दूं? बताओ ना। तुम्हें बुरा लगेगा? ज्वीरिया ने कुछ हचकचाते हुए कहा। इमामा ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? ज्वीरिया खामोश रही। ऐसी क्या बात है जो मुझे बुरी लगेगी? इमामा ने अपना सवाल दोहराया। बुरी लगेगी, ज्वीरिया ने मध्यम आवाज में कहा। आखिर तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है कि मैं उस पर बर अमानूंगी?
अमामा ने इस बार कुदरे उलझे हुए अंदाज में पूछा, कहीं तुम्हारी ये ख्वाहिश तो नहीं है कि मैं डॉक्टर न बनूं? अमामा को अचानक याद आया। जवेरिया हंस दी। नहीं, जिंदगी सिर्फ एक डॉक्टर बन जाने से कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल होती है। उसने कुछ फलसफियाना अंदाज में कहा, पहेलियां भजवाना छोड़ दो और मुझे बताओ। इमामा ने कहा, मैं वादा करती हूं, मैं बरा नहीं मानूंगी। इमामा ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वादे करने के बावजूद मेरी बात सुनने पर तुम बुरी तरह नाराज होगी। बेहतर है हम कुछ और बात करें। जवेरिया ने कहा, अच्छा मैं अंदाजा लगाती हूं तुम्हारी इस ख्वाहिश का ताल्लुक मेरे लिए किसी बहुत अहम चीज से है, राइट? इमामा ने कुछ सोचते हुए कहा, जो ये ने सिर हिलाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरे लिए कौन सी चीज इतनी अहम हो सकती है कि मैं वो बात करते करते रख गई। मगर जब तक मैं तुम्हारी ख्वाहिश की नौयत नहीं जान लेती मैं कुछ भी अंदाजा नहीं कर सकती। बता दो जवेरिया, प्लीज। अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। इसने मंथ की। वो कुछ देर सोचती रही। इमामा गौर से उसका चेहरा देखती रही। कुछ देर की खामोशी के बाद जवेरिया ने सिर उठाकर इमामा को देखा। मेरे प्रोफेशन के अलावा मेरी जिंदगी में फ़िलहाल जिन चीज़ों की अहमियत है वो सिर्फ एक ही है, और अगर तुम उसके हवाले से कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इमामा ने संजीदगी से कहा। जवेरिया ने कुदरे चौंक कर उसे देखा। वो अपने हाथ में मौजूद एक अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया मुस्कुराई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने उसे अपनी ख्वाहिश बताई। इमामा का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो शाकिर थी या हैरतज़दा? जवेरिया अंदाज़ा नहीं कर सकी, मगर इसके चेहरे के तासरात ये ज़रूर बता रहे थे कि जवेरिया के मुंह से निकलने वाले जुमले उसके हर अंदाजे के बराकस थे। मैंने तुमसे कहा था ना तुम बरा मानोगी। जवेरिया ने जैसे सफाई पेश करने की कोशिश की, मगर इमामा कुछ कहे बगैर उसे देखती रही। माइज हल्क के बल चलाता हुआ दर्द से दोहरा हो गया। उसके दोनों हाथ अपने पीठ पर थे। उसके सामने खड़े 12 साला लड़के ने अपनी फटी हुई टी शर्ट की आस्तीन से अपनी नाक से बहता हुआ खून साफ किया और हाथ में पकड़े हुए टीन्स रैकेट को एक बार फिर पूरी कुव्वत से मईज की टांग पर दे मारा। मईज के हल्क से एक बार फिर चीख निकली और वो इस बार सीधा हो गया। कुछ बेयकीनी के आलम में उसने खुद से 2 साल छोटे भाई को देखा जवाब बगैर किसी लिहाज और मरवत के उसे उस रैकेट से पीट रहा था जो मईज कुछ देर पहले उसे बैठने के लिए लेकर आया था। इस हफ्ते में उन दोनों के दरमियान होने वाला ये तीसरा झगड़ा था और तीनों बार झगड़ा शुरू करने वाला उसका छोटा भाई था। मईज और उसके ताल्लुकात हमेशा ही नाखुशगवार रहे थे। इनका झगड़ा बचपन से लेकर अब से कुछ पहले तक सिर्फ ज़बानी कलामी बातों और धमकियों तक ही महदूद रहता था, मगर अब कुछ उर्से से वो दोनों हाथापाई पर भी उतर आए थे। आज भी यही हुआ था। वो दोनों स्कूल से उठे वापस आए थे और गाड़ी से उतरते हुए उसके छोटे भाई ने बड़ी दृष्टि के साथ पीछे डगी से इस वक्त अपना बैग खींचकर निकाला जब मईज अपना बैग निकाल रहा था। बैग खींचते हुए मईज के हाथ को बड़ी तरह रगड़ आई। मईज बड़ी तरह तलमलाया। तुम अंधे हो चुके हो? वो इत्मीनान से अपना बैग उठाए बेनियाजी से अंदर जा रहा था। मईज के चलाने पर उसने पलटकर उसको देखा और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। मईज के तन बदन में जैसे आग लग गई। वो तेज कदमों से उसके पीछे अंदर चला आया। अगर दोबारा तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। इसके करीब पहुंचते हुए मईज एक बार फिर धाड़ा। उसने बैग कुंधे से उतारकर नीचे रख दिया और दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा हो गया। निकालूंगा। तुम क्या करोगे? हाथ तोड़ोगे? इतनी हिम्मत है? ये मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब तुम दोबारा ये हरकत करोगे। मईज अपने कमरे की तरफ बढ़ा, मगर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से उसका बैग खींचते हुए उसे रखने पर मजबूर कर दिया। नहीं, तुम मुझे अभी बताओ। उसने मईज का बैग उठाकर दौड़ फेंक दिया। मईज का चेहरा सरख हो गया। उसने जमीन पर पड़ा हुआ अपने भाई का बैग उठाकर दौड़ उछाल दिया। एक लम्हे के इंतजार किए बगैर उसके भाई ने पूरी कुव्वत से मईज की टांग पर ठोकर मारी। जवाबन उसने पूरी कुव्वत से छोटे भाई के मना पर मका मारा जो उसकी नाक पर लगा। अगले ही लम्हे उसकी नाक से खून टपकने लगा। इतने शदीद हमले के बावजूद उसके हल्क से कोई आवाज नहीं निकली थी। उसने मईज की टाई खींचते हुए उसका गुल्ला दबाने की कोशिश की। मईज ने जो अबा उसकी शर्ट को कॉलर्स से खींचा, उसे शर्ट के फटने की आवाज आई। उसने पूरी कुव्वत से अपने छोटे भाई के पीठ में मक्का मारा। उसके भाई के हाथ से उसकी टाई निकल गई। ठहरो, मैं तुम्हें अब तुम्हारा हाथ तोड़ कर दिखाता हूं। मईज ने उसे गालियां देते हुए लाउंज के एक कोने में पड़े हुए एक रैकेट को उठा लिया और अपने छोटे भाई को मारने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे रैकेट उसके भाई के हाथ में था। उसने पूरी कुव्वत से घमाकर इतनी बरक रफ्तारी के साथ इस रैकेट को मईज के पीठ में मारा कि वो संभल या खुद को बचा भी नहीं सका। उसने युके बाद देगरे उसकी कमर और टांग पर रैकेट बरसा दिए।
अंदर से इन दोनों का बड़ा भाई इश्तियाल के आलम में बाहर लाउंज में आ गया। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? घर में आते ही हंगामा शुरू कर देते हो। उसको देखते ही छोटे भाई ने उठा हवार यक्ट नीचे कर लिया था। और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़े भाई को मारते हो? इसकी नज़र अब उसके हाथ में पकड़े रेक्ट पर गई। नहीं आती, उसने बड़ी डिट्टाई के साथ कहते हुए रेक्ट एक तरफ अछाल दिया और बड़ी बेखौफी से कुछ फासले पर पड़ा हुआ अपना बेग उठाकर अंदर जाने लगा। मईज ने बुलंद आवाज में सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने छोटे भाई से कहा, तुमको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो अभी तक अपनी टांग सहला रहा था। हाँ क्यों नहीं, श्योर वाई नॉट। एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ सीढ़ियों के आखिरी सरे पर रखकर उसने मईज से कहा, अगली बार तुम बेट लेकर आना। टीन्स रेकट से कुछ मजा नहीं आया, तुम्हारी कोई बड़ी नहीं टूटी। मईज को इश्तियाल आ गया, तुम अपनी नाक संभालो, वो यकीना टूट गई होगी। मईर गुस्से के आलम में सीढ़ियों को देखता रहा जहां कुछ देर पहले वो खड़ा था। मसर समांथार चर्च ने दूसरी रो में खड़की के साथ पहली कुर्सी पर बैठे हुए उस लड़के को चौथी बार घूरा। वो इस वक्त भी बड़ी बेनियाजी से खड़की से बाहर देखने में मसरूफ था। वक्तन फौक्तन वो बाहर से नजरें हटाता, एक नज़र मसर समांथा को देखता, उसके बाद फिर उसी तरह बाहर झांकने लगता। इस्लामाबाद के एक गैर मुल्की स्कूल में वो आज पहले दिन इस क्लास की बायोलॉजी पढ़ाने के लिए आई थीं। वो एक डिप्लोमेट की बीवी थीं और कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद अपने शौहर के साथ आई थीं। टीचिंग उनका प्रोफेशन था और जिस जिस मुल्क में उनके शौहर की पोस्टिंग हुई वो वहाँ सफारत खाना से मनसलिक स्कूल्स में पढ़ाती रहीं। अपने से पहले बायोलॉजी पढ़ाने वाली टीचर मिसेस मेरिन की स्कीम ऑफ वर्क को ही जारी रखते हुए उन्होंने क्लास के साथ कुछ इब्तदाई तारुफ और गुफ्तगू के बाद दिल और निज़ाम दौरान खून की डायाग्राम राइटिंग बोर्ड पर बनाते हुए उसे समझाना शुरू किया। डायाग्राम की वजाहत करते हुए उन्होंने इस लड़के को खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा। पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर मरकूज रखते हुए उन्होंने अचानक बोलना बंद कर दिया। क्लास में यकदम खामोशी छा गई। इस लड़के ने सर घुमाकर अंदर देखा। मसस समांथार चर्च से उसकी नज़रें मिलीं। मसस समांथा मुस्कुराएं और एक बार फिर उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। कुछ देर तक उन्होंने उसी तरह बोलते हुए अपनी नज़रें इस लड़के पर रखें। जवाब अपने सामने पड़ी नोटबुक पर कुछ लिखने में मसरूफ था। उसके बाद मिसेस समांथा ने अपनी तौजह क्लास में मौजूद दूसरे स्टूडेंट्स पर मरकूज कर ली। उनका ख्याल था वो खासा शर्मिंदा हो चुका है, दोबारा बाहर नहीं देखेगा। मगर सिर्फ 2 मिनट के बाद उन्होंने उसे एक बार फिर खिड़की से बाहर मतवज्जा देखा। वो एक बार फिर बोलते बोलते खामोश हो गईं। बिला तवक्कुफ इस लड़के ने गर्दन मोड़कर फिर उनकी तरफ देखा। इस बार मिसेस समांथा मुस्कुराएं नहीं बल्कि कुदरे संजीदगी से उसे देखते हुए एक बार फिर लेक्चर देना शुरू कर दिया। चंद लम्हे गुजरने के बाद उन्होंने राइटिंग बोर्ड को देखने के बाद दोबारा उस लड़के को देखा तो वो एक बार फिर खिड़की से बाहर कुछ देखने में मसरूफ था। इस बार गैर महसूस तौर पर उनके चेहरे पर कुछ नाराजी नमोदार हुए और वो कुछ झंझलाते हुए खामोश हुए और उनके खामोश होते ही इस लड़के ने खिड़की के बाहर से अपनी नजरें हटाकर उनकी तरफ देखा। इस बार इस लड़के के माथे पर भी कुछ शक्नें थीं। एक नज़र मिसेस समांथा को नागवारी से देखकर वो एक बार फिर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसका अंदाज इस कदर तौहीन आमेज था कि मिसेस समांथा चर्च का चेहरा सरख हो गया। सालार, तुम क्या देख रहे हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। नथिंग, एक लफ्जी जवाब आया। वो अब छिती हुई नजरों से उन्हें देख रहा था। तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ? होप सो, इसने इतने रॉड अंदाज में कहा कि समांथार चर्च ने